हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है फॉर बीपीएससी एक्सपीरियंस के लिए। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसका ये अगला पार्ट है। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और फैमिली में भी अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो उसको बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। बट इट्स अ वेरी बिगिनिंग फॉर मी, सो दैट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए शक वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी शुंग वंश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था तथा शुंग वंश ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या में अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धर्मदेव से संबंधित है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो इसमें काफी चीजें जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम और सम्राट बृहद्रथ की हत्या की। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे लास्ट जो सम्राट होगा वो कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो हम बृहद्रथ मानेंगे। उसके बाद किसने पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। शुंग वंश कितने वर्षों तक शासन किया? तो 112 वर्षों तक शासन किया। इसके बारे में अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो अयोध्या अभिलेख से मिलता है। इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित थे, ये चीजें मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। गौतमी पुत्र शतकर्णी का संबंध किस राजवंश से? तो अभी आपने व्याख्या में देखा कि गौतमी पुत्र शतकर्णी का संबंध जो है वो या तो हो जाएगा सातवाहन से। इसका आंसर दे देते हैं। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, डी गुप्त। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कण्व। यहाँ आपने देखा है कि शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने ही शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलिंग में नरेश खारवेल का संबंध था। महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, डी रटभोजक वंश से। तो इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ। इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराजा कुदेव तीसरा शासक था। पातालपुर गुहाले का संबंध महाराजा कुदेव से है। कलिंग नरेश खारवेल का ही घाटी गुम्फा अभिलेख में जो प्राकृत भाषा में है। तो इसमें आपको दो तीन पॉइंट ध्यान रखना है। पहला कि कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेघ वंश का उदय हुआ। राजवंश का स्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराजा कुदेव तीसरा शासक था। तो महामेघवाहन वंश की बात होगी तो संस्थापक महामेघवाहन हो जाएगा। खारवेल इस वंश का दूसरा था। महाराजा कुदेव तीसरे शासक होंगे। कलिंग नरेश खारवाल का ही हाथी गुम्बा अभिलेख है जो प्राकृत भाषा में। तो ये सारी चीजें पॉइंट आप ध्यान रखिए तो आगे काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभ लेख से, बी जूनागढ़ स्तंभ लेख से, सी हाथी गुम्बा लेख के साथ, डी सारनाथ लेख से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथी गुम्बा लेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्बा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी तमिल। तो अभी हमने देखा था व्याख्या में कि हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ। ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व, सी 58 ईस्वी, डी 78 ईस्वी। इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 78 ईस्वी। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। इस संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था।
कुषाण शासक कनिष्क था। यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है जो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क काल में ही प्राप्त हुआ। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय ही फली फूली। सर्वप्रथम भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कड़फिसस ने किया था। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया। तो इसमें भी आप काफी सारे पॉइंट देख सकते हैं, जैसा कि संत संवत भारत का प्राचीन संवत जो 78 ईस्वी में आरंभ होता है। इसका प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। ये भी है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के काल में ही प्राप्त हुआ। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। सर्वप्रथम भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कड़फिसस ने किया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कि कनिष्क काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था। बौद्ध संगतियों के लिए 4 बौद्ध संगति, जिसका ट्रिक शासन काल के लिए था एके एके तो पहले ऐसे हो जाएगा आपका अजातशत्रु, फिर के से कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो ये चारों जो है वो बौद्ध संगतियों किसके शासन में हुई थी, ये उसको याद करने का ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ए शकों को, बी कुषाणों को, सी मौर्यों को, डी गुप्तों को। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी कुषाणों को, भी हमने व्याख्या में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के रूप में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी मेनांडर, सी विम कड़फिसस, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी, हमने विम कड़फिसस के बारे में पढ़ा था व्याख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ए कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय, डी मौर्य के समय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाणों के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर, डी राजगीर। तो ये अभी हमने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है? ए मौर्यों को, बी कुषाणों को, सी सातवाहनों को, डी तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्यों को। व्याख्या पढ़ लेते हैं। सांची का स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप अशोक ने अपनी पत्नी देवी के कहने पर बनाया था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्मारक सामान्य अर्धगोलाकार ईंट द्वारा निर्मित है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतया लकड़ी का बना था। मथुरा से प्राप्त कुछ मूर्ति मौर्य काल का नहीं है। कुम्भलहार स्थल से मौर्य राजप्रसाद मिला है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीविकों को दान किया था। ताम्रपट मुख्यतः एक तांबे की प्लेट है जो मौर्य काल से संबंधित है। तो इसमें काफी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है व्याख्या में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित नहीं है? ए कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी हस्तिनापुर, डी कुम्भलहार। तो अभी आपने व्याख्या में पढ़ा कि कुम्भलहार जो है वो मौर्य से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ताम्रपत्र क्या है? एक प्राचीन ग्राम का नाम, मौर्य सम्राट संबंधित एक तांबे की प्लेट, तारों का एक समूह, डी भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया एक प्रशस्ति पत्र। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य साम्राज्य के से संबंधित एक तांबे की प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दे दिया है? ए बौद्ध, बी जैन, सी आजीवक, डी ब्राह्मण। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? ए सारनाथ सिंह,
शीर्ष, बी धौली हस्ती, सी मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति, डी रामपुरवा बिशप। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है, ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का, जैसा कि हमने व्याख्या में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त का महल जो है वो लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे, ए कायस्थ, बी ब्राह्मण, सी राजमुखिया, डी राजपूत और मुसलमान अधिकारी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण। भूमिदान का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन कालीन रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहनों और कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी में भूमिदान की अक्षय नीति प्रणाली की शुरुआत की। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की थी। इसमें आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये कालीन रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सातवाहन कुषाणों ने पहली शताब्दी में इस शुरुआत की, और किसको, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो कि कर मुक्त भी थे। और इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, अक्षय नीति। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किया गया, ए मौर्यों, बी भारतीय यूनानियों, सी गुप्तों, डी कुषाणों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने प्रचलित किया। सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रात्मक सिक्के भी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए। इंडो ग्रीक शासक मीनांडर की मुद्रा पर धर्मचक्र का चिन्ह मिलता है। शंख वंश के कार्दमक शाखा का संस्थापक शिक्षण था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक अज्ञात है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण, शक, सातवाहन आदि कई साम्राज्य से स्थापित किया। तो इसमें जो पॉइंट हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी, ए टेसियस, बी प्लिनी, सी टॉलमी, डी स्ट्रैबो, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं है एक से। इस क्वेश्चन पे आते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्हो, सी जातक कहानियां, डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था, ए चेस्टन, बी रुद्रदामन प्रथम, सी नहपान, डी जयदामन। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चेस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की, ए कुषाण, बी चेरा, सी पश्चिमी शक, डी वाकाटक, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं है एक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगम काल, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था, ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम काल में उरैयूर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर नामक स्थान की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भी हुई है। मदुरा वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। ये दो तीन पॉइंट जो है वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य का नहीं है, ए कदम्ब, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब का नहीं है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राज्यों का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारित तिथि न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो ये भी देख लेंगे कि शासनकाल में ये कृष्णा नदी
का भी उल्लेख है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी है? ए पेरुंदेवनार, बी विल्लीपुतूर, सी कंबन, डी कुट्टन। इसका ऑप्शन नंबर बी विल्लीपुतूर। सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल अनुवाद विल्लीपुतुनार ने किया। इसके बाद पल्लव काल में पेरे पेरुंदेवनार ने भारत वेड़वा नाम से महाभारत का तमिल अनुवाद किया। तेलुगु में महाभारत की रचना नया और तिकन्ना ने किया था। तो ये आप 3 पॉइंट जो मिले वो बहुत अच्छे मिले, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि तमिल का अनुवाद तो विल्लीपुतुनार ने किया, और महाभारत का ही अगर महाभारत तमिल में किया गया जिसको भारत वेड़वा कहते हैं, तो वो पेरुंदेवनार ने किया। और तेलुगु में किसने किया है? नन्नया और तिकन्ना ने किया। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी बार पूछ लेता है। जब टफ क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे टफ अगर पेपर बन गया फिर ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ए कृष्णदेवराय, बी हरिहर, सी बुक्का, डी एक से अधिक, कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के संस्थापक कृष्णदेवराय 1509 से 29 ईस्वी अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि कृष्णदेवराय को कन्नड़ राज्य में राम रमण तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा तेलुगु में राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक अमुक्तमाल्यमात बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट आप क्या रखेंगे? माता का तो हो गया, उपनगरीय बस्ती माता के नाम पर बनाया था, इन्होंने स्थापित किया था। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट और क्या है कि राम रमण तथा आंध्र भोज इनको कहा जाता है, और तेलुगु राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक अमुक्तमाल्यमात बहुत प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ए कालिदास, बी हरिसेन, सी विष्णु शर्मा, डी विशाखा दत्त। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा। व्याख्या देख लेते हैं। पंचतत्व के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतत्व को नीति कथाओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। पंचतंत्र को 5 तंत्रों या भागों में बांटा गया है, जो कि है मित्रभेद, मित्र, लाभ, काकोलुयकम, लभपड़ास तथा अपरिचित कारक। तो इसके 5 तंत्र हैं जिसमें इसको बांटा गया है कहानियों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला से महत्वपूर्ण अवशेष हैं? मौर्य कला, बी गुप्त कला, सी राजपूत कला, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त कला। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है, और इलाहाबाद के पास, जो कि अभी प्रयागराज हो गया, के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त काल की कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। गुप्त मूर्तिकला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र हैं। तो इसमें जो 2-3 पॉइंट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज हम सभी जानते हैं, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस पार्ट में अभी के लिए इतना ही। और अगर आप ऐसे तैयारी में लगे रहिए, मेरी सीरीज जो है 4-5-6 वीडियोज़ हो गई हैं, तो आप सारे, अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी स्टार्टिंग से पहले पार्ट से आप देखिए, ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो इस सीरीज़ का। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। धन्यवाद।